संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल को पेश किया गया था और इस बिल को पेश करने के बाद देश की सियासत तेज हो गई थी। कांग्रेस लगातार इसको लेकर सवाल खड़े कर रही थी। कांग्रेस का स्पष्ट रूप से कहना है कि मोदी सरकार ने महिलाओं के साथ यहां पर खेलने का काम किया है, महिलाओं के हाथ में झुनझुना पकड़ा दी है। 16 साल से पहले ये कानून लागू नहीं होगा। साथ ही साथ इसको लेकर कांग्रेस कार्यालय में आज एक प्रेस वार्ता रखी गई थी और कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने तमाम बातों को मीडिया के समक्ष रखी है। पहले आपको सुनाते हैं कि रागिनी नायक ने क्या कुछ कहा है। इस वार्ता में मैं प्रेस के सभी साथियों का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं, इस्तकबाल करती हूं। आई वेलकम यू ऑल। और आज जो स्टेट हॉलिडे है, जब मैं आई तो यहाँ पर बहुत कम भीड़ दिखी सड़कों पर, तो मुझे लगा कि भाई क्या बात है, ये तो या तो ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत अच्छी है या आज कोई खास दिन है। तो पता चला कि आज यहाँ का एक बहुत ही लोकप्रिय त्योहार है, करम पर्व है, प्रकृति पूजा है। तो आप सभी लोगों को और आप सभी के माध्यम से झारखंड के हर प्रदेशवासी को कांग्रेस पार्टी की ओर से, अपनी ओर से मैं शुभकामनाएं देती हूं, बधाई देती हूं। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर आप सभी के सामने कांग्रेस पार्टी की बात रखने के लिए मैं आई हूं। और मुझ जैसी 21 और महिला नेता, प्रवक्ता देश के हर प्रदेश की राजधानी में आज महिला आरक्षण बिल के नाम पर क्या सियासत हो रही है, क्या मजाक उड़ाया जा रहा है महिलाओं की संवेदनाओं का, और किस तरह से दो शर्तें लगाकर महिला आरक्षण बिल को 2039 तक के लिए टाल दिया गया है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। पर मैं आज की बात शुरू करना चाहती हूं कुछ पंक्तियों के साथ जो इस देश की नारियों को, महिलाओं को समर्पित हैं। साहस है पहचान जिसकी, साहस है पहचान जिसकी, मुश्किलों से जो ना हारी है, शक्ति का स्वरूप है वो हिंदुस्तान की नारी है। और क्या नापोगे हद उसकी, क्या नापोगे हद उसकी, वो बेहद है, वो गहरी है, उसको आंख दिखाने वालों वो लोकतंत्र की प्रहरी है। और इसी भाव के साथ कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से महिला सम्मान, समानता, सुरक्षा और सशक्तिकरण की लड़ाई लड़ी है, उस पर मैं आती हूं। लेकिन सबसे पहली बात जो मुझे लगता है आज कहनी चाहिए वो ये बात है कि इस देश की महिलाएं, भारत की बेटियां, हिंदुस्तान की आधी आबादी बहुत ही उम्मीद के साथ एकटक देख रही थी संसद के विशेष सत्र को, स्पेशल सेशन को, इस उम्मीद के साथ कि जो अधिकार, जो न्याय, जो इंसाफ मोदी जी 9 साल से टाल रहे हैं वो अंततः शायद अब मिल जाएगा। लेकिन जनगणना और परिसीमन की 2 शर्तें लगाकर मोदी जी ने 2039 तक के लिए महिला आरक्षण को टाल दिया। और मुझे लगता है कि इसी के साथ देश की आधी आबादी की उम्मीद को हताशा में, आशा को निराशा में बदलने का काम किया है और महिलाओं के विश्वास के साथ घात किया है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं कि संसद के सदन में खड़े होकर और भी ऐसे बहुत से वादे किए गए थे। आज ये कहा जा रहा है कि 39 में लागू होगा, जैसे कि ये कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, जैसे कहा था कि 15 लाख सबकी जेब में आ जाएंगे, जैसे कहा था कि 2 करोड़ रोजगार नौकरी हर साल मिलेगी, जैसे कहा था कि बुलेट ट्रेन चलने लगेगी, जैसे कहा था कि 40 रुपए का पेट्रोल और डीजल हो जाएगा, और जैसे कहा था कि रुपया और डॉलर समान हो जाएगा। तो केवल एक चुनावी जुमला, एक फरेब, एक पाखंड, एक झूठ के रूप में महिला आरक्षण बिल को दरकिनार कर दिया गया है। और मैं तो हमेशा कहती हूं कि मोदी रीति सदा चली आई, जो कह जाए वो कभी ना निभाई। मोदी रीति सदा चली आई, जो कह जाए वो कभी ना निभाई। और इसके ठीक विपरीत अब मैं बताना चाहती हूं, ये बात 2010 से नहीं शुरू हुई जब यूपीए ने राज्यसभा में महिला आरक्षण का बिल पारित किया। ये बात सन 1931 से शुरू हुई। कराची अधिवेशन था, गांधी और नेहरू ने मिलकर एक रेजोल्यूशन पास किया जो दुनिया में पहली बार हुआ कि देश की आजादी के साथ साथ पुरुष के साथ महिला खड़ी होगी, समान मताधिकार दोनों को मिलेगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। आप अमेरिका की बात करें, आप फ्रांस की बात करें, आप लंदन की बात करें, दशकों तक महिलाओं को
यातना झेलनी पड़ी, प्रताड़ना झेलनी पड़ी, जेल की हवा खानी पड़ी, सिर्फ एक वोट के अधिकार के लिए। और हमारे देश के निर्माताओं ने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इस देश को दिया। वो पंडित नेहरू की सोच थी, वो गांधी जी की सोच थी। थोड़ा और आगे चलते हैं, अब आरक्षण की बात शुरू करते हैं। 1989 राजीव जी ने कहा, आई एम यंग एंड आई हैव अ ड्रीम, मैं नौजवान हूं और मेरा एक सपना है। और उस सपने का एक बहुत बड़ा हिस्सा था कि पुरुष और महिला कंधे से कंधा, कदम से कदम और आवाज से आवाज मिलाकर साथ में चल सकें। 33% आरक्षण निकाय के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में, यह सपना था राजीव जी का। लोकसभा में पास किया हमने, राज्यसभा में 7 वोट से हारे। और मैं बताना चाहती हूं कि उन 7 वोट में से 4 वोट किसके थे? स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, राम जेठमलानी और यशवंत सिंह। 7 में से 4 वोट इन लोगों के थे, जिनके कारण महिला आरक्षण बिल जो है वो धराशाही हो गया और सच्चाई में तब्दील नहीं हो पाया। तो कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। महिलाओं को लेकर नीति नियत संघ की, भाजपा की क्या है, ये बहुत पहले से प्रदर्शित हो रही है। और वो इसलिए भी क्योंकि जनक तो संघ ही है ना, महिला विरोधी। एक सरसंचालक महिला ना बनी, और मैं विश्वास के साथ कह सकती हूं कभी बनेगी भी नहीं। और आगे आते हैं, 1992 में कांग्रेस की सरकार, 73rd, 74th, 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन होता है। 33% आरक्षण महिलाओं को मिलता है, सच्चाई यथार्थ बनता है, हम क्रियान्वित करके दिखाते हैं। और उसका फल क्या है, आज उसका नतीजा क्या है? 33% से बढ़कर आज देश में 40% महिलाएं हैं पंचायत और निकाय में जो जीत कर आती है। यानी कि आरक्षित सीट पर तो लड़ ही रही हैं, और नेतृत्व इतना निखर कर आता है कि वो आगे जाकर जनरल सीट पर भी लड़ती हैं, जीतती हैं। यानी कि और विस्तृत होता जा रहा है निर्णय प्रणाली में उनकी भागीदारी की कहानी जो है। और ये 15, बहुत गर्व है मुझे ये बात कहते हुए कि 15 लाख से ज्यादा चुनी हुई महिलाएं आज निकाय में और पंचायतों में प्रतिनिधित्व करने के लायक बनी हैं, अपने पैरों पर खड़ी। फिर 2010 आता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, यूपीए की सरकार। मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी कहते हैं कि यही हम आगे बढ़ाएंगे, विधानसभाओं और लोकसभा में भी महिलाओं को चुनकर बैठकर अपनी बात कहने और निर्णय प्रणाली का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। हमारे पास संख्या बल नहीं था लोकसभा में, हम बिल पास नहीं करा पाए, पर राज्यसभा में हुआ। फिर मोदी जी आ जाते हैं सत्ता में, महिलाओं के ऊपर बहुत नारे देते हैं, दावे करते हैं, वादे करते हैं। और होता क्या है? 2016 में सोनिया जी को फिर याद दिलाना पड़ता है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन सोनिया जी याद दिलाती हैं कि मोदी जी, आपका नारा है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो मैक्सिमम गवर्नेंस कैसे आएगा? सत्ता के विकेंद्रीकरण से आएगा। सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, पर महिलाओं की सत्ता में भागीदारी बढ़े, तभी मैक्सिमम गवर्नेंस हो सकता है। तो आप क्यों अपना वादा पूरा नहीं कर रहे? 2014 के मैनिफेस्टो में पहले पन्ने पर महिला आरक्षण का वादा मोदी जी ने किया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है। दोषी लिखती है सोनिया गांधी जी और कहती है कि आप इतना प्रचंड बहुमत आपको जनता ने दिया, क्यों? राज्यसभा का बिल तो पास हो गया है, वो जीवित है, सिर्फ लोकसभा में पास करना है। हम बिना शर्त के समर्थन दे रहे हैं, आप क्यों नहीं करना चाहते? वो साल भी चला जाता है। 2018 में राहुल गांधी जी चिट्ठी लिखते हैं, दबाव बनाते हैं और कहते हैं कि आधी आबादी को पूरा हक दीजिए मोदी जी। लेकिन मोदी जी के कानों में सुई नहीं रेंगती, मोदी जी के कानों में जू नहीं रेंगती। तो आज जो बड़ा प्रश्न मैं पूछना चाहती हूं वो ये है कि अगर पिछले 8-9 साल से महिला आरक्षण पर एक शब्द आपने नहीं बोला, जो आपका खुद चुनावी वादा था, और अब आप एक ऐसा बिल लेकर आए हैं जो कि अगले 16 साल तक क्रियान्वित ही नहीं हो सकता, तो ये विशेष सत्र बुलाने की क्या आवश्यकता थी? ये विशेष सत्र क्यों बुलाया गया? और इतनी आपाधापी में एक ऐसा बिल क्यों पास किया गया जो 16 साल बाद के लिए टाल दिया है आप? इसका केवल एक ही जवाब है, और वो जवाब ये है मेरे मीडिया के, प्रेस के साथियों, कि अपनी चुनावी हार को मुंह बाए खड़ा हुआ देखकर देश के 50% जनसंख्या को लुभाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। ये झुंझुना महिलाओं को इसलिए पकड़ाया जा रहा है कि जैसे डूबते को तिनके का सहारा है,
वैसे मोदी जी को कहीं ना कहीं महिला आरक्षण का सहारा या महिलाओं का थोड़ा बहुत सहारा मिल जाए तो डूबती नैया शायद पार लग जाएगी। लेकिन जैसा कि कहते हैं कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, अडानी स्कैम होता है, 20,000 करोड़ पर सवाल पूछा जाता है तो आप ये इंडिया और भारत की लड़ाई करने लगते हैं। मतलब अगर भारत माँ को एक नाम से नहीं दूसरे नाम से बुलाया जाएगा तो क्या माँ का महत्व जीवन में कम हो सकता है? मैं माँ को मम्मी कहूं या माँ को माता जी कहूं या माँ को मदर कहूं, क्या फर्क पड़ता है? ये लड़ाई कराना चाहते थे, बैकफायर हो गई। तो आपाधापी में उन्हें लगा कि अब क्या किया जाए क्या ना किया जाए, एक बिल लेकर आ गए। और एक और मैं आपको नुआंस बताती हूं, यूनियन टेरिटरी जिसमें असेंबली है ऐसे 3 है। एक दिल्ली, दिल्ली का नाम तो बिल में मेंशन है, एनसीटी ऑफ दिल्ली। दूसरा पौंडीचेरी, पुडुचेरी। अब पुडुचेरी के बारे में कोई बात ही नहीं है, वहां पर कैसे आप आरक्षण करेंगे? वो तो बिल में आप नाम लिखना ही भूल गए क्योंकि इतनी जल्दबाजी में बनाया। और आपने असेंबली विधानसभा देने का वादा किया है जम्मू कश्मीर को, तो जम्मू कश्मीर का नाम भी आप लिखना भूल गए क्योंकि आपने अफरा तफरी में तुरंत फुरत में ये बिल बना के फायदा लेने के लिए ये काम कर लिया। तो ऐसे बिल को आप पारित करना आपने चाहा जिसका कोई फायदा, त्वरित फायदा महिलाओं को मिलना ही नहीं है। और राहुल जी एक और वाजिब सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं कि जनगणना अगर हो तो जाति के आधार पर क्यों ना हो? क्यों हमें पता ना चले कि इस देश में कितने आदिवासी हैं, इस देश में कितना बड़ा पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े वर्ग में कितनी जातियां हैं और उन जातियों में कितने लोग हैं, कितनी महिलाएं हैं जो दलित हैं, कितनी महिलाएं हैं जो पिछड़े वर्ग से आती हैं, कितनी महिलाएं हैं जो सवर्ण से आती हैं। क्यों ना अगर आरक्षण दिया जाए तो उन महिलाओं को भी दिया जाए जो कि दोहरी मार का शिकार है। एक तो वो महिलाएं हैं तो भी हाशिए पर है, और दूसरे वो पिछड़े समाज की महिलाएं हैं तो इसलिए और हाशिए पर है। तो जिन पर दोहरी मार पड़ रही है उन महिलाओं को आप भूल गए। जब चुनावी भाषण देना होता है तब तो आप मोदी जी लगातार ये बात बोलते हैं कि अरे मुझे पिछड़ा कह दिया, मुझे फलाना कह दिया, अरे मैं तो पिछड़े वर्ग का हूं इसलिए मुझे ऐसी बातें सुनाई जाती हैं। और जब पिछड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की बात आती है तो आपको सांप सूंघ जाता है, मुंह में दही जम जाता है। जब भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी निकले थे तो तमाम समूह के लोग उनको मिले जो पिछड़े वर्ग से आते थे, और उन्होंने कहा कि जितनी आबादी उतना हक, आधी आबादी पूरा हक और जितनी आबादी उतना हक। तो ये कैसे पता चलेगा अगर आप जातिगत गणना ही नहीं करवाना चाहते? लगातार आंकड़ों को छुपाने की कवायद, आपको याद होगा एक बार बेरोजगारी के आंकड़े भी इसी तरह छुपाए थे सरकार ने। जो 2011 में जातिगत गणना हुई है उसके आंकड़े भी रिलीज नहीं किए सरकार ने। जो इंडिया है अलायंस जो है उसका सामूहिक संकल्प भी ये है कि जातिगत गणना हो। और मैं तो कहती हूं कि अगर आप विपक्ष की बात नहीं सुनना चाहते तो अपने नेताओं की बात सुनिए। 3 दिन से उमा भारती जी रोज ये बात कह रही हैं। आज मध्य प्रदेश जा रहे हैं मोदी जी, सुबह सुबह ट्वीट कर दिया उमा भारती जी ने कि भाई जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं उनकी तो सुन लीजिए, महामानव हमारी भी सुनिए बात। और उन्हीं के गठबंधन की साथी अनुप्रिया पटेल, वो भी यही बात कह रही हैं। लेकिन मोदी जी अभी तक इस पर कुछ नहीं बोले हैं, चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। ये हमारा दूसरा बड़ा प्रश्न है कि आप क्यों नहीं कराना चाहते। और तीसरी बात और बहुत ही मुख्य बात मैं पूछना चाहती हूं जो महिला सांसद और महिला मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की, कि क्या वो केवल भाजपा की प्रतिनिधि है या वो इस देश की महिलाओं की भी प्रतिनिधि है? और अगर महिलाओं की प्रतिनिधि है तो कब तक महिलाओं के खिलाफ होते हुए अन्याय पर ऐसे मुंह में दही जमाकर वो बैठी रहेंगी, होठ सिलकर बैठी रहेंगी? देश में हाथरस होता है, एक महिला मंत्री नहीं बोलती। 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, कई दिन होता है, मार दिया जाता है कठुआ में, एक मंत्री नहीं बोलती। मणिपुर में जो होता है उससे तो मुझे लगता है पूरे भारत की संस्कृति और समाज कहीं ना कहीं लज्जित होता है, लेकिन एक महिला मंत्री कुछ नहीं बोलती। हमारे देश की महिला पहलवान, अब तो दिल्ली पुलिस ने भी ब्रजभूषण के खिलाफ बोल दिया कि वो यौन शोषण करते थे, लिखित रूप में दिया है। जो देश के लिए मेडल जीत कर आई रोती रही वहीं दिल्ली में उनके घर से 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पर कोई महिला सांसद, कोई महिला मंत्री कुछ नहीं बोली। तो ये चुप्पी क्यों है? ये महिलाओं के प्रति संवेदन शून्यता क्यों है? एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसने देश को पहली महिला प्रधानमंत्री दी, श्रीमती इंदिरा गांधी, पहली महिला राष्ट्रपति दी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल,
पहली महिला लोकसभा की स्पीकर दी मीरा कुमार जी, पहली महिला गवर्नर दी सरोजनी नायडू जी, पहली महिला मुख्यमंत्री दी सुचेता कृपलानी जी। और मोदी जी ने क्या दिया महिलाओं को? महिलाओं ने तो वोट दिया, और मैं तो नौजवानों में भी गिनती हूं। 2019 में फर्स्ट टाइम वोटर्स, जो कि आधे लड़के थे आधे लड़कियां थी, 81% फर्स्ट टाइम वोटर्स ने वोट दिया है मोदी जी को, यानी कि 40% यंग गर्ल्स ने, या कहें हम नौजवान लड़कियों ने वोट दिया। उस वोट का क्या हुआ? उन नारों का क्या हुआ? ये सारे सवाल मैं समझती हूं आज इनका जवाब टटोलना बहुत जरूरी है। कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी जी की, श्रीमती सोनिया गांधी जी की, कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी की, सबकी यही पहली डिमांड है कि महिला आरक्षण तुरंत लागू किया जाए। इसको जनगणना और परिसीमन से नहीं रोका जाए। और ये 39 तक कैसे पहुंचेगा ये भी मैं जल्दी आपको बताती हूँ। आर्टिकल 82, आर्टिकल 81 सब क्लॉज 3 के साथ इसको जोड़कर देखा गया है। तो इसका मतलब है कि 2026 तक जनगणना नहीं होगी। 2026 में जनगणना शुरू होगी तो 3-4 साल जनगणना के लगेंगे। 2021 में जो होनी थी वो तो अभी तक शुरू हो नहीं पाई। तो अगर 26 की माने तो लगा लीजिए 4-5 साल लगेंगे। उसके बाद परिसीमन होगा, डिलिमिटेशन होगा। डिलिमिटेशन कमीशन फिर 3-4 साल लेता है, तो 2034 का इलेक्शन भी निकल गया। और फिर एक और क्लॉज एडेड है कि जब तक हाउस डिसॉल्व नहीं होगा, जब तक विधानसभा डिसॉल्व नहीं होगी, तो 2039 तक के लिए इंतजार किया जाए, ऐसा शिगुफा मोदी जी ने छोड़ा है। और कई बार आपने देखा होगा कि खुद ही कूड़ा फैलाकर साफ नहीं करने लगते हैं वो स्वच्छता अभियान में, खुद ही पत्तियां वो डाल के फिर थोड़ी झाड़ू। तो ये सारा कचरा कूड़ा जो भी डाल के इकट्ठा कर रहे हैं, इन्हें लगता है कि देश की वही कूड़ा उठा के देश की जनता की आंखों में धूल झोंकते रहेंगे और जनता मूर्ख बनती रहेगी। तो असल में जो जनता को मूर्ख समझता है ना, वो खुद बुड़बक बनता है। तो महिलाओं को आरक्षण दीजिए, जुमलेबाजी बंद कीजिए, आप जातिगत गणना करवाइए और ओबीसी पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण के अंदर आरक्षण, कोटा विद इन कोटा लेकर आइए। कांग्रेस पार्टी जब बिना शर्त के समर्थन देने के लिए तैयार है तो आप 2 शर्त नहीं लगा सकते, ये कांग्रेस पार्टी का कहना है। महिलाओं की परंपरागत छवि को अबला से सबला बनाने के लिए, महिलाओं से जुड़े हर मुद्दे को, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो या आर्थिक हो, उसको हाशिए से मुख्य धारा में लाने के लिए, और देश की सबसे बड़ी निर्णय प्रणाली में महिलाओं की हिस्सेदारी, भागीदारी को बढ़ाने के लिए ये लड़ाई सड़क से लेकर हर विधानसभा में और सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस पार्टी लड़ती रहेगी और खास तौर से पिछड़े वर्ग की महिलाओं का प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी करती रहेगी। एक और आंकड़ा जल्दी से आपको मैं बता के अपनी बात समाप्त, कि 10 मुख्यमंत्रियों में 1 पिछड़ा मुख्यमंत्री है, ओबीसी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का। वो भी अभी दिसंबर के चुनाव में वो भी जाने वाले हैं, मामा जी की विदाई होने वाली है। कांग्रेस पार्टी के 4 मुख्यमंत्रियों में से 3 मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से आते हैं। हमारा जो इंडिया पार्टीज हैं, अलायंस है, उसके 11 मुख्यमंत्रियों में से 5 मुख्यमंत्री जो हैं वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो यहाँ हाथी के दांत खाने और दिखाने के भारतीय जनता पार्टी के अलग हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी मन, वचन और कर्म से, वाणी से समर्पित है महिला आरक्षण के लिए, ओबीसी प्रतिनिधित्व के लिए और जातिगत गणना के लिए। और अपनी बात मैं इन पंक्तियों के साथ खत्म करना चाहती हूं कि मेहनत से कमाया कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, और हार को जीत से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो कांग्रेस का संकल्प है कि महिला आरक्षण की जीत होगी। मोदी जी 2024 में बाहर जाएंगे और 2024 में कांग्रेस पार्टी और हमारे साथ की जो पार्टियां हैं वो सरकार में आते ही, सत्ता पर काबिज होते ही महिला आरक्षण को बिना किसी शर्त के जमीन पर लागू करके दिखाएंगी। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी धीरज के साथ मेरी बात सुनने के लिए। और अब इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल जो हो उसका मैं जरूर जवाब देना चाहूंगी।
IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।